इंडियन एयरफोर्स की टीम को कौन से देश में भेजा है, रशिया अगले 30 दिन में भारत को कौन सी खुशखबरी देने जा रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूजीलैंड ने खालिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को कैसे एक्सपोज कर दिया है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और रशिया को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि फाइनली काफ़ी लंबे इंतजार के बाद रशिया द्वारा भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की चौथी यूनिट अप्रैल महीने के एंड तक भारत को डिलीवर कर दी जाएगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत की चौथी यूनिट रशिया में डिलीवरी के लिए रेडी हो गई है, लेकिन उससे पहले भारत से इंडियन एयरफोर्स की एक टीम प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन यानी कि PDI के लिए रशिया भेज दी गई है। दरअसल भारत में S-400 के ऑपरेशंस और हैंडलिंग का काम इंडियन एयरफोर्स संभालती है, इसलिए इंडियन एयरफोर्स की टीम जो S-400 के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है उनको रशिया भेजा गया है ताकि वो वहां पर जाकर ये संतुष्टि कर लें कि भारत को जो S-400 डिलीवर हो रहा है वो प्रॉपरली काम कर रहा हो। क्योंकि भारत में डिलीवर करने के बाद अगर यहाँ पर लाकर कोई दिक्कत आती है तो फिर रशिया से टेक्नीशियंस को बुलाना पड़ेगा और रिपेयर वर्क्स में कई महीने लग सकते हैं। इसलिए भारत की सरकार ने इंडियन एयरफोर्स की टीम को पहले रशिया भेजकर वहां पर प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करने का ये पूरा प्रोसेस इनिशिएट किया है। इंडियन एयरफोर्स की ये टीम ग्रीन सिग्नल देगी, उसके बाद भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के कंपोनेंट्स को कार्गो प्लेन और कार्गो शिप्स के ऊपर लोड करके भारत के लिए भेज दिया जाएगा। डिलीवरी का एग्जैक्ट तरीका क्या है उसके बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिक में तो नहीं है, लेकिन कुछ आर्टिकल से पता चला है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम काफी हैवी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसलिए रशिया इनकी डिलीवरी के लिए हाइब्रिड लॉजिस्टिक्स अप्रोच के साथ चलता है। रडार्स और कंट्रोल सिस्टम जिसमें काफी सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स लगे होते हैं और जो किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ब्रेन माना जाता है, इनको रशिया अपने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में डिलीवर करता है। कार्गो प्लेन्स में इनकी डिलीवरी होती है और जो लॉन्चर व्हीकल्स होते हैं उनको कैरी करने वाले जो हैवी लिफ्ट ट्रक्स होते हैं और मिसाइल कंटेनर्स होते हैं जो वेट में काफी लार्ज और हैवी होते हैं, इनको सी रूट के थ्रू कार्गो शिप्स की मदद से डिलीवर किया जाता है। गुड न्यूज़ ये है कि रशिया 2-3 साल लेट ही सही लेकिन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की चौथी यूनिट फाइनली भारत को डिलीवर करने जा रहा है। अभी एक और 5वीं यूनिट पेंडिंग है जो बताया जा रहा है कि अगले साल के पहले हाफ यानी साल 2027 के पहले 6 महीनों में कभी भी डिलीवर हो सकती है। फिलहाल तो हमें खुशी मनानी चाहिए कि अगले 30 दिन में भारत को एक और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिलीवर हो जाएगा। अब जब भारत S-400 की डिलीवरी लेगा तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेंगे ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये पहली बार है जब डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में भारत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की यूनिट की डिलीवरी ले रहा है। इससे पहले की जो 3 यूनिट्स रशिया ने भारत को डिलीवर की हैं वो जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी के समय रशिया ने भारत को डिलीवर की थी। आई होप कि डोनाल्ड ट्रंप कोई बखेड़ा खड़ा न कर दें। रिसेंटली भारत सरकार ने नए हथियार परचेज करने के लिए एक नया बजट पास किया था जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5 और यूनिट्स परचेज करने के लिए भी पैसे अलॉट कर दिए गए हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत और रशिया ये डील कब साइन करते हैं। इसके अलावा न्यूज़ निकल कर आ रही है कि रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आंड्रे रुडेनको भारत की यात्रा के ऊपर आए हुए हैं और भारत के विदेश मंत्रालय के साथ काफ़ी सारी मीटिंग्स कर रहे हैं। रशियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने न सिर्फ भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री सर के साथ बायलैटरल मीटिंग्स की हैं, बल्कि विदेश मंत्री जयशंकर सर के साथ भी इन्होंने मीटिंग की है। यानी रशिया के साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स फुल स्पीड के ऊपर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है न्यूजीलैंड से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि न्यूजीलैंड की कोर्ट्स और गवर्नमेंट ने खालिस्तानी प्रोपेगेंडा और इनके क्रिमिनल सिंडिकेट के ऊपर एक बड़ा क्रैकडाउन किया है, जिसके बाद खालिस्तानी प्रोपेगेंडा वाले लोग भारत और न्यूजीलैंड ही नहीं पूरी दुनिया में बदनाम हो गए हैं। न्यूज़ आ रही है कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने एक ऐसे खालिस्तानी का नाम रिवील कर दिया है जो न्यूजीलैंड के इतिहास का सबसे बड़ा ड्रग और बैंड सब्सटेंसेस का सिंडिकेट चला रहा था और आज की डेट में ये न्यूजीलैंड की जेल में 22 साल की सजा काट रहा है। इंडियन ओरिजिन के इस व्यक्ति का नाम है बलतेज सिंह, जो अपने आप को न्यूजीलैंड में बिजनेसमैन बताया करता था, लेकिन इंटरनेशनल खालिस्तानी ड्रग ट्रैफिकिंग कार्टेल का एक हिस्सा था। अब ये जो बलतेज सिंह है ये सतवंत सिंह का भतीजा है, वही सतवंत सिंह जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी का बॉडीगार्ड था और 1984 में जिसने इंदिरा गांधी की असैसिनेशन की थी। खालिस्तानी सपोर्टर्स सतवंत सिंह को अपना हीरो मानते हैं और ये जो बॉडीगार्ड सतवंत सिंह का भतीजा बलतेज सिंह है, इसने न्यूजीलैंड के इतिहास की सबसे बड़ी ड्रग स्मगलिंग की है। 700 kg मैथ नाम के ड्रग्स को कोल्ड ड्रिंक के कैंस में छुपाकर ये देश के अंदर इंपोर्ट कर रहा था एंड एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा था जिसमें कनाडा, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया के खालिस्तानी एलिमेंट्स इसके साथ मिलकर काम कर रहे थे। न्यूजीलैंड की अथॉरिटीज ने न सिर्फ 700 kg ड्रग्स सीज किए थे, बल्कि जब ये पूरा क्राइम सामने आया था तब ये बलतेज सिंह न्यूजीलैंड से भागकर दुबई जा रहा था और इसको फ्लाइट बोर्ड करने से पहले ऑकलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया था।
हुआ ये कि जब न्यूजीलैंड की कोर्ट्स ने बलतेज सिंह को सजा सुनाई थी तो इसके परिवार ने न्यूजीलैंड की कोर्ट से रिक्वेस्ट करके कहा था कि इसका नाम पब्लिक ना किया जाए। बलतेज सिंह के परिवार ने न्यूजीलैंड की कोर्ट्स के सामने बहाना मारा कि अगर इसका नाम और खालिस्तानी बैकग्राउंड सामने आ गया तो न सिर्फ इसकी जान को खतरा हो जाएगा, बल्कि जो बलतेज सिंह के परिवारजन है और जो इससे रिलेटेड परिवार के और भी सदस्य हैं उन सब की जान के ऊपर खतरा आ जाएगा। स्टार्टिंग में तो न्यूजीलैंड की कोर्ट्स ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर परिवारजनों की अपील को एक्सेप्ट कर लिया था और बलतेज सिंह के नाम को सीक्रेट रखने के लिए मान गई थी, इसका नाम पब्लिक नहीं किया था। लेकिन न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने कोर्ट्स के फैसले के बाद दोबारा से अपील की थी और फैसला रिव्यू करने की रिक्वेस्ट की थी और फाइनली काफ़ी सारी हेयरिंग्स के बाद न्यूजीलैंड की कोर्ट ने बलतेज सिंह के परिवार की बात नहीं मानी है और अपनी रूलिंग्स में कहा है कि पब्लिक को सच जानने का हक है, इसलिए कोर्ट्स बलतेज सिंह का नाम रिवील कर रही हैं। अब ये इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले बॉडीगार्ड सतवंत सिंह के भतीजे का अकेला केस नहीं है। कई सारे खालिस्तानी सपोर्टर्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका जैसी वेस्टर्न कंट्रीज में वहां पर ये कहकर एंट्री लेते हैं कि भारत में हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं और वहां पर हमारी जान को खतरा है, लेकिन वहां पर जाकर ये ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे बड़े क्राइम्स में शामिल हो जाते हैं। भारत की सरकार लगातार इन कंट्रीज को वार्न कर रही है कि ये सब इन खालिस्तानी एलिमेंट्स को अपने देश में शरण ना दें। इनमें से कई सारे क्रिमिनल्स हैं जो वहां पर भी क्रिमिनल एक्टिविटीज ही करेंगे, लेकिन ये देश भारत सरकार की बात कभी नहीं मानते थे और आज ये फिर से प्रूव हो गया है कि भारत सरकार ने पहले ही वार्निंग दे दी थी। ये तो इस बार 700 केजी ड्रग्स पकड़े जा चुके हैं। कई सारे केसेस में तो ये लोग पकड़े भी नहीं जाते हैं और ये खालिस्तानी सपोर्टर्स जो कहते हैं कि खालसा के सिद्धांतों के ऊपर चलने वाला ये एक नया खालिस्तानी नाम का देश बनाना चाहते हैं, गुरु के मार्ग के ऊपर चलना चाहते हैं, लेकिन यही लोग ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, लोगों को नशे का आदी बनाकर गुरु के आदेशों की बेअदबी कर रहे हैं। पहले जब ये ड्रग्स ट्रैफिकिंग कर रहे थे तब इनको शर्म नहीं आई, लेकिन जब पकड़े गए अब इनको शर्म आ रही है कि पूरी दुनिया में इनके नाम की बदनामी होगी। आई होप कि ये वेस्टर्न कंट्रीज भी भारत सरकार की बात माने और इन खालिस्तानियों को असाइलम ना दें और डिपोर्ट कर तुरंत भारत भेज दें, वरना ये इसी तरह इन देशों को अंदर से खोखला करते रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के मशाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर वहां पर पार्क्ड महान एयरलाइंस के एक प्लेन के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करके इसको तबाह कर दिया है। ये जो महान एयरलाइंस का प्लेन था इसका लिंक भारत के साथ है और ये प्लेन 1 अप्रैल को भारत आने वाला था। 1 अप्रैल को भारत आकर यहाँ से इसने मेडिकल एड, मेडिकल इक्विपमेंट, दवाइयाँ और भारत के लोगों ने जो ईरान के लिए डोनेशन इकट्ठा की थी वो सब लोड करके इस प्लेन की मदद से ईरान पहुंचाया जाना था। मेडिकल एड की पहली कंसाइनमेंट 18 मार्च को भारत ने महान एयरलाइंस के प्लेन की मदद से ही ईरान को डिलीवर की थी। 1 अप्रैल यानी कि कल इस प्लेन में दूसरी कंसाइनमेंट ईरान को डिलीवर होनी थी। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के लोगों ने ईरान के लिए खुलकर डोनेशंस दी हैं, वो भी इसी प्लेन में भेजी जानी थी। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कल यानी कि 1 अप्रैल को मेडिकल एड और डोनेशन रिसीव करने के लिए महान एयरलाइंस का कोई नया प्लेन भारत आएगा या फिर ऑपरेशन कुछ और दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा। जैसे कोई नई अपडेट आती है हम आपको डिलीवर कर देंगे, इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। पिछले साल जो पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करना था, इसलिए उस समय करतारपुर साहिब कॉरिडोर को बंद कर दिया गया था और पिछले 10 महीनों से सिख डिवोटीज करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार साहिब नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में अब देश की सबसे बड़ी सिख बॉडी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास करके भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है कि करतारपुर कॉरिडोर को वापस से खोला जाए ताकि सिख डिवोटीज गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन करने के लिए जा सकें। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को करतारपुर कॉरिडोर वापस से रिस्टार्ट करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अजरबैजान को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल इंडियंस का एक और बैच ईरान अजरबैजान बॉर्डर क्रॉस करके अजरबैजान में एंटर हो गया है। ईरान में भारत की एम्बेसी और अजरबैजान में भारत की एम्बेसी ये दोनों ने आपस में कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक ऑपरेशन चलाया था जिसमें इंडियन नेशनल्स के बैच को सेफली अजरबैजान की सीमा में लाया गया। खास बात यह है कि अजरबैजान की अथॉरिटीज़ और अजरबैजान की गवर्नमेंट इंडियन नेशनल्स को रेस्क्यू करने में पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही हैं और हर पॉसिबल मदद कर रही हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत के 215 नेशनल्स अजरबैजान के थ्रू रेस्क्यू कर दिए गए हैं और ये नंबर रशिया और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा नंबर है। अजरबैजान बॉर्डर से सबसे ज़्यादा रशियंस, उसके बाद चाइनीज़ और थर्ड के ऊपर इंडियंस को रेस्क्यू किया गया है। और ये जो अजरबैजान की अथॉरिटीज़ इंडियन एम्बेसी के साथ कोऑपरेट कर रही हैं, इस चीज़ से भारत सरकार इतना खुश हो गई है कि अजरबैजान में भारत की एम्बेसी ने एक स्टेटमेंट इशू करके अजरबैजान की अथॉरिटीज़ का दिल से शुक्रिया अदा करने की बात बोली है। अब ऐसा नहीं है कि अजरबैजान की गवर्नमेंट का भारत को लेकर दिल पिघल गया है।
और कल को अजरबैजान भारत के कश्मीर मुद्दे के ऊपर कमेंट नहीं करेगा या फिर अजरबैजान पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि अजरबैजान ने हमारी आज मदद कर ली है तो भारत की सरकार अब अजरबैजान के दुश्मन आर्मेनिया को हथियार नहीं बेचेगी। ये दोनों चीज़ें आगे भी होती रहेंगी। यहाँ पर मेन बात यह है कि अजरबैजान भारत के लोगों को ट्रांजिट देकर थोड़ा सा गुडविल कमाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीज़ों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं।